हेलो एवरीवन। तो ये है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पार्ट 2। मतलब आज हम इस चैप्टर को ख़त्म करने वाले हैं एज आई प्रॉमिस्ड। अब तक हमने देखा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, इसके अलावा हमने उसकी गैमेटोजेनेसिस के बारे में भी पढ़ा। अच्छा, मेल में तो सिर्फ जैसे गैमीट बनता है, ठीक है, गैमीट बनने के बाद इंसेमिनेशन होता है। ऑन द अदर हैंड अगर हम फीमेल की बात करें तो उसमें गैमीट तो बनती है, ठीक है, लेकिन फर्टिलाइजेशन भी फीमेल में होती है। इसके अलावा जो इम्प्लांटेशन है, जब ब्लास्टोसिस्ट जब अटैच होती है यूट्राइन वॉल से, उसको इम्प्लांटेशन बोलते हैं। तो इम्प्लांटेशन भी फीमेल में ही हुआ। इसके अलावा जो गेस्टेशन पीरियड है वो भी फीमेल में ही चला, फिर उसने बर्थ भी दी, ठीक है। और बर्थ देने के बाद आफ्टर बर्थ जो चाइल्ड केयर है, जो फीडिंग है, वो भी फीमेल ही करेगी थ्रू मेमरी ग्लैंड्स, ठीक है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक पेयर होता है ओवरीज का, इसके अलावा एक पेयर होता है ओविडक्ट्स का, एक यूट्रस, एक सर्विक्स, एक वेजाइना और एक्सटर्नल जेनिटिलिया। अब बहुत से लोग समझते हैं कि जो वेजाइना होता है वो फीमेल का एक्सटर्नल जेनेटिलिया है, पर ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि एक्सटर्नल जेनेटिलिया में आते हैं क्लाइटोरिस, लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा और वेजाइनल ओरिफेस, ठीक है। और इसकी लोकेशन दे रखी है पेल्विक रीजन में। पेल्विक रीजन मतलब जहाँ पर हमारी पेल्विक बोन प्रेजेंट होती है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो पेल्विक बोन है वो इकलौती ऐसी बोन है जो मेल में थोड़ी अलग होती है और जो मेल में थोड़ी अलग होती है और फीमेल में थोड़ी अलग होती है। फॉर एग्जांपल, मेल में वो बोन थोड़ी नैरो होगी, ऑन द अदर हैंड फीमेल में वो थोड़ी ब्रॉड होगी, क्योंकि फीमेल को बर्थ देनी होती है, ठीक है। These parts of the system, along with the a pair of mammary glands, are integrated structurally and functionally to support the process of ovulation, fertilization, pregnancy, birth and child care. ये सब आपस में मिलकर सपोर्ट करते हैं ओवुलेशन में, ठीक है, फर्टिलाइजेशन होने में, प्रेगनेंसी में, बर्थ में, एज वेल एज चाइल्ड केयर में। इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, ये है यूट्रस, और आप अगर देख रहे होंगे तो ये थोड़ा 90 डिग्री जैसा लग रहा है आपको, है ना। ये इसलिए होता है ताकि वो बेबी को आराम से होल्ड कर पाए। अगर यूट्रस सपोज़ ऐसे होता तो वो बेबी को इतने अच्छी तरह से होल्ड नहीं कर पाता एंड वो मिसकैरेज होने के चांस को इंक्रीज़ कर देता, ठीक है। गौर से देखिए, इसके पीछे प्रेजेंट होता है रेक्टम, ठीक है, और यूट्रस के ठीक आगे प्रेजेंट होता है यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। और ये रही एक्सटर्नल जेनेटिलिया, जिसमें आते हैं क्लाइटोरिस, लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा एंड वेजाइनल ओरिफेस। दूसरे डायग्राम को देखते हैं। ये जो आपको फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रही हैं, इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं इनफंडिबुलम। ये ओवरी से जब ओवम निकलता है तो उस ओवम को ये कलेक्ट करती है, ठीक है, और इसके पास एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर निकलती है जिसको हम बोलते हैं फिम्बरी, ठीक है। फिर आगे चलेंगे तो एक फूला हुआ पार्ट दिख रहा होगा आपको, जिसको बोल दिया है एम्पुला। फिर और आगे चलने के बाद ओविडक्ट में एक नैरो पार्ट आता है जिसको बोलते हैं इश्थमस, और इश्थमस ऐसा पार्ट है जो यूट्रस से जुड़ता है डायरेक्टली, ठीक है। यूट्रस की 3 वॉल्व होती है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम सबसे बाहर वाली लेयर को बोलते हैं। मायोमेट्रियम एक ऐसी लेयर है कि जो जब डिलीवरी होती है बेबी की तब वो कॉन्ट्रैक्शन करती है, ठीक है। और एंडोमेट्रियम मेंस्ट्रुअल साइकिल में हेल्प करती है। वो मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। इसके अलावा हम देख पा रहे हैं बर्थ कैनाल को, और बर्थ कैनाल बनती है सर्विक्स और वेजाइना के जुड़ने से, ठीक है। इसको बोलते हैं, फॉर एग्जांपल, सर्विक्स प्लस वेजाइना इज कॉल्ड एज बर्थ कैनाल। तो ओवरीज आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स दैट प्रोड्यूस द फीमेल गैमीट। ओवरी फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है और जो कि फीमेल गैमीट को प्रोड्यूस करता है,
और फीमेल गैमेट किसको कहते हैं? ओवम को। इसके अलावा बहुत सारे स्टेरॉयड हार्मोन्स को भी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। मतलब जो ओवरी का फंक्शन है वो एंडोक्राइन भी है एज वेल एज एक्सोक्राइन भी है। एंडोक्राइन क्यों? क्योंकि वो हार्मोन को रिलीज़ करती है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब इस्ट्रोजन का जो लेवल है वो बढ़ने लगता है बिकॉज डेवलपिंग फॉलिकल्स की वजह से। ऑन द अदर हैंड, जब ओवुलेशन हो जाता है तो ओवुलेशन होने के बाद एक स्ट्रक्चर बनता है, उसको बोलते हैं कॉर्पस लूटियम, एंड इट इज़ सोर्स ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। और एक्सोक्राइन इसलिए क्योंकि वो फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस करती है। अब ओवरी की लोकेशन दे रखी है, तो ovaries are located one each side of the lower abdomen. Each ovary is about 4 centimeter in length and it is connected with pelvic wall and uterus by ligaments. इसका साइज़ 2 से लेकर 4 सेंटीमीटर होता है लेंथ में, एज वेल एज ये कनेक्ट होता है पेल्विक वॉल से और यूट्रस से लिगामेंट्स के द्वारा, ताकि ये अपनी जगह से डी एडजस्ट ना हो पाए, ठीक है। हर ओवरी के बाहर एक थिन एपिथेलियम होती है जिसके अंदर होता है ओवेरियन स्ट्रोमा। ओवेरियन के अंदर जो चीज़ होती है उसको बोलते हैं ओवेरियन स्ट्रोमा। स्ट्रोमा को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। जो बाहर वाला हिस्सा है उसको बोला गया है कॉर्टेक्स और जो इनर वाला हिस्सा है उसको बोला गया है मेड्यूला। अब इसके बाद फीमेल एसेसरी डक्ट्स के बारे में दे रखा है। तो एसेसरी डक्ट्स में क्या क्या आता है? पहली बात तो ओविडक्ट्स आती है जिसको फेलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। इसके अलावा यूट्रस और वेजाइना, ये भी एसेसरी डक्ट्स में ही आता है। फेलोपियन ट्यूब का जो साइज़ है वो होता है 10 से लेकर 12 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम द पेरीफेरी ऑफ ईच ओवरी टू द यूट्रस। जैसे मैं डायग्राम में आपको शो करती हूँ कि जैसे ये ओवरी है तो इसकी पेरिफेरी से ये यूट्रस तक ये इसका जो लेंथ है वो होती है, और इसकी लेंथ कितनी होती है? वो होती है 10 से लेकर 12 सेंटीमीटर। द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी इज़ अ फनल शेप इनफंडिबुलम। जो पार्ट ओवरी के पास होता है, मैंने आपको बताया था, उसको बोलते हैं इनफंडिबुलम एंड इट इज़ अ फनल शेप्ड स्ट्रक्चर। और इनफंडिबुलम से ही कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकलती हैं जिसको बोलते हैं फिमरी, और ये मदद करती हैं कलेक्ट करने में ओवम के ओवल्यूशन के बाद, ठीक है। इनफंडिबुलम का जो वाइडर वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं एम्पुला, जो कि थोड़ा फूला हुआ पार्ट होता है, और जो लास्ट पार्ट होता है ओविडक्ट का उसको बोलते हैं इस्थमस, और ये जॉइन करता है यूट्रस को, और ये थोड़ा नैरो पार्ट होता है। द फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया इंक्लूड मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमन एंड क्लाइटोरिस। इसमें जो मॉन्स प्यूबिस होता है वो एक क्यूशन और फैटी टिश्यू होता है जो कि कवर्ड होता है स्किन से, और उसके ऊपर प्यूबिक हेयर प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा जो लेबिया मेजोरा है वो फ्लैशी फोल्ड्स होता है टिश्यू के, विच एक्सटेंड्स डाउन फ्रॉम मॉन्स प्यूबिस एंड सराउंड द वेजाइनल ओपनिंग, जो कि वेजाइनल ओपनिंग को सराउंड करते हैं। बेसिकली इनका जो नाम लेबिया मेजोरा इसलिए पड़ा क्योंकि लेबिया जो वर्ड है वो लिप लाइक स्ट्रक्चर्स के लिए आता है, एंड दे आर लाइक लिप लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। इसके अलावा जो माइनोरा है, जो लेबिया माइनोरा है वो लेबिया मेजोरा के अंदर होता है, और सेम वो पेयर्ड फोल्ड टिश्यू होता है, ठीक है, बट अंडर लेबिया मेजोरा। जो वेजाइना की ओपनिंग होती है वो एक पार्शियली कवर्ड मेम्ब्रेन से मिलकर बनी होती है, जिस कवरिंग को बोलते हैं हाइमन। इसके अलावा द क्लाइटोरिस इज़ अ टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विच लाइज एट द अपर जंक्शन ऑफ 2 लेबिया माइनोरा
अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग। तो यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं क्लाइटोरिस, और ये फीमेल का एक्साइटेटरी ऑर्गन होता है इसके अलावा, एंड इट इज़ एनालॉगस टू पेनिस, ठीक है। और अक्सर ये फर्स्ट इंटरकोर्स के बाद ब्रेक हो जाती है। हाउएवर इट कैन ऑल्सो बी ब्रोकन बाय सडन फॉल और जोल्ट, इंसर्शन ऑफ vaginal tampon, active participation in some sports like horseback riding, cycling, etc. या फिर ये तब भी टॉर्न हो सकती है जब कोई फीमेल एक्टिव पार्टिसिपेट करती है कुछ स्पोर्ट्स में, जैसे कि साइकिलिंग हो गई या फिर हॉर्सबैक राइडिंग हो गई। इसके अलावा सडन झटका लगने से या फिर वेजाइनल टैम्पॉन के यूज़ करने से भी ये वाली जो लेयर है दैट इज़ हाइमन, ये ब्रेक हो सकती है। In some women, the hymen persists even after coitus. कुछ फीमेल्स में जो हाइमन होती है वो कोइटस मतलब इंटरकोर्स के बाद भी रह सकती है। In fact, the presence or absence of hymen is not a reliable indicator of virginity or sexual experience. मतलब अगर किसी फीमेल में हाइमन प्रेजेंट है या फिर अब्सेंट है, ये कोई इंडिकेटर नहीं है उसके वर्जिनिटी का या फिर उसके सेक्सुअल एक्सपीरियंस का। अब बात करते हैं मेमरी ग्लैंड की। तो मेमरी ग्लैंड का प्रेजेंट होना एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है मैमल्स की, ठीक है। मेमरी ग्लैंड जो है वो मेल में भी प्रेजेंट होगी और फीमेल में भी प्रेजेंट होगी, बस फ़र्क इतना है कि जो मेमरी ग्लैंड मेल में प्रेजेंट होती है वो फंक्शनल नहीं होती। ऑन द अदर हैंड, a functional mammary gland is a characteristics of all female mammals. मतलब जो मेमरी ग्लैंड फीमेल में होती है वो फंक्शनल होती है। मेमरी ग्लैंड का जो स्ट्रक्चर होता है वो पेयर होता है, ठीक है, और उसके अंदर ग्लैंडुलर टिश्यू होता है और कुछ अमाउंट होता है फैट का। ब्रेस्ट का जो साइज़ है वो डिपेंड करता है कि उसके अंदर फैट का डिपोजिशन कितना है, बट जो बेसिक स्ट्रक्चर है ब्रेस्ट का वो सब फीमेल्स में सेम ही होता है, ठीक है। इसके अंदर होते हैं 15 से लेकर 20 तक मेमरी लोब्यूल्स, मेमरी लोब्स, ठीक है, और उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं कुछ क्लस्टर्स सेल्स के, ठीक है, उसको बोलते हैं एल्वुलाई, और एल्वुलाई में ही मिल्क सिक्रीट होता है, मिल्क बनता है, ठीक है, और कुछ समय के लिए स्टोर होता है उसकी कैविटीज़ में, और उसकी कैविटी को बोला गया है यहाँ पर ल्यूमन, ठीक है। अब बहुत सारी जो एल्वुलाई हैं, ठीक है, वो ओपन होती है मेमरी ट्यूब्यूल्स में, और बहुत सारी जो मेमरी ट्यूब्यूल्स हैं वो एक साथ ज्वाइन होती है और एक डक्ट का फॉर्मेशन करती हैं, जिस डक्ट को बोला गया है मेमरी डक्ट, ठीक है। अब इसके बाद जो बहुत सारी मेमरी डक्ट्स हैं वो आपस में जॉइन होंगी और एक थोड़ा सा एक वाइडर पार्ट बनाएंगी जिसको बोला गया है मेमरी एम्प्यूला, ठीक है, जो कि कनेक्ट करती हैं अपने आप को आपस में लेक्टिफरस डक्ट में, थ्रू विच मिल्क इज सक्ड आउट। तो ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले हमें दिख रहा है फैट की जो लेयर है वो डिपॉजिट है इसमें। इसके बाद हमें दिख रहे हैं 15 से लेकर 20 तक मेमरी लोब्स, जिसके अंदर प्रेजेंट है मेमरी एल्वुलस, ठीक है। ये आपस में कनेक्ट हुई और बनाया इन्होंने मेमरी डक्ट को, ठीक है। फिर इनसे बना एम्पुला, फिर जब ये आपस में जॉइन हुई फिर बना लेक्टिफरस डक्ट, और ये रहा निपल। निपल के आसपास जो डार्क स्किन होती है उसको बोला गया है एरुला, ओके। अब बात करते हैं फीमेल की गैमेटोजेनेसिस के बारे में। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमीट इज कॉल्ड एज oogenesis। तो oogenesis किसको बोलते हैं? जब फीमेल का जो गैमीट है वो बनता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं oogenesis, जो कि डिफरेंट है स्पर्मेटोजेनेसिस से। क्यों? क्योंकि जो मेल होता है, मेल के अंदर जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है वो प्यूबर्टी के समय होता है, पर जो oogenesis है वो फीमेल में जब स्टार्ट हो जाता है, जब वो अपनी मदर की वॉर्म में होती है, जब वो अपने एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती है, ठीक है।
फीमेल में जो ओगोनियम होता है वो बर्थ से पहले ही बन जाता है और अपने आप को डिवाइड कर लेता है, ठीक है। जब बर्थ हो जाती है एक फ़ीमेल की तब कोई भी ओगोनिया नहीं बनता, इसलिए फ़ीमेल में मेनोपॉज देखने मिलती है, क्योंकि अराउंड 45 और 50 जो सारी ओगोनिया हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। पर हमने स्पर्मेटोजेनेसिस में पढ़ा था कि उसमें क्या होता है, जब स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड करती हैं अपने आप को आगे प्रोसेस में जाने के लिए, आगे डिवीज़न में जाने के लिए, तो जब जाकर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, ठीक है, वो अपने आप को रिप्लेस करता रहता है, लगातार अपने आप को मेंटेन रखने की कोशिश करता रहता है। इसलिए जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है वो ओल्ड एज तक चलता रहता है। तो यही सब दे रखा है इसमें आगे कि oogenesis is initiated during the embryonic development stage when a couple of million gamete mother cell, जिसको बोला गया है oogonia, are formed within each fetal ovary. And point to be noted कि बर्थ के बाद कोई भी oogonia ऐड नहीं होती, ठीक है। नो मोर oogonia आर फॉर्म्ड और एडेड आफ्टर बर्थ. These cells start division and enter into prophase 1 of the meiotic division and get temporarily arrested at that stage called as primary oocyte. जब एक फीमेल का जन्म होता है तब उसकी ओवरी में प्राइमरी oocyte होंगे और वो अरेस्ट हो जाते हैं मियोसिस की प्रोफेज फर्स्ट में. Each primary oocyte then gets surrounded by a layer of granulosa cells is called the primary follicle. तो प्राइमरी oocyte में अब कुछ ग्रेनुलोसा सेल्स उसको सराउंड कर लेंगे और उस स्ट्रक्चर जो स्ट्रक्चर बना उस स्ट्रक्चर को बोलेंगे प्राइमरी फॉलिकल. A large number of these follicles degenerate during the phase from birth to puberty. एक बड़ा अमाउंट जो होता है वो इन फॉलिकल्स का ख़त्म हो जाता है बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक, और जब प्यूबर्टी आती है तब अराउंड 60,000 से लेकर 80,000 तक प्राइमरी फॉलिकल्स बच पाते हैं, ठीक है, हर ओवरी में. अगर एग्जामिनर पूछे कि हर ओवरी में कितने प्राइमरी फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं तब आंसर तो ये आ जाएगा 60,000 से लेकर 80,000 तक. पर अगर वो पूछे कि एक फ़ीमेल में, ठीक है, एक फ़ीमेल में कितने प्राइमरी फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि हर फीमेल में 2 ओवरी प्रेजेंट होती है, ठीक है. द प्राइमरी follicle gets surrounded by more granulosa cells and a new theca, ठीक है. जो प्राइमरी फॉलिकल होता है अब उसमें कुछ और नई ग्रेनुलोसा सेल्स आ जाती हैं और एक नई थीका बन जाती है. थीका कुछ नहीं, बस एक लेयर का नाम है और उस स्ट्रक्चर को बोलेंगे सेकेंडरी फॉलिकल्स. द सेकेंडरी फॉलिकल सून ट्रांसफॉर्म इनटू अ टर्शरी फॉलिकल which is characterized by fluid filled cavity that is called antrum. जो सेकेंडरी फॉलिकल होता है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है टर्शरी फॉलिकल में, क्योंकि उसके अंदर एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी बन जाती है, जिस फ्लूइड फिल्ड कैविटी को बोलते हैं एंट्रम, ठीक है. द थीका लेयर इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू इनर थीका इंटरना एंड आउटर थीका एक्सटर्ना. फिर एग्जामिनर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बताओ कि टर्शरी फॉलिकल में टर्शरी फॉलिकल की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है. तो वो हो जाएगी फ्लूइड फिल्ड कैविटी. उसमें एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं एंट्रम. या फिर वो आपसे घुमा के भी पूछ सकता है कि बताओ एंट्रम किस में प्रेजेंट होता है, किस फॉलिकल में प्रेजेंट होता है, प्राइमरी में, सेकेंडरी में या फिर टर्शरी में,
ठीक है। फिर इसके बाद जो थीका लेयर होती है, ठीक है, वो डिवाइड हो जाती है दो पार्ट्स में। अंदर वाले पार्ट को बोलते हैं थीका इंटरना और आउटर वाले पार्ट को बोलते हैं थीका एक्सटर्ना। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ड्रॉ योर अटेंशन दैट इट is at this stage that the primary oocyte within the tertiary follicle grow in size and complete its first meiotic division। मतलब जो प्राइमरी oocyte है वो अपने आप को ग्रो करती है साइज़ में और अपना जो फर्स्ट meiotic डिवीज़न है वो कंप्लीट करती है टर्शरी फॉलिकल में, ठीक है। इट इज़ एन अनइक्वल डिवीज़न, ये एक अनइक्वल डिवीज़न होता है जिसके स्वरूप, जिसके रिज़ल्ट में दो चीज़ें बनती हैं, एक सेकेंडरी oocyte और दूसरी एक छोटी पोलर बॉडी। पोलर बॉडी का कोई फंक्शनल नहीं है, ये एक वेस्टिजियल समझ लीजिए आप। जो प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बना retains bulk of the nutrient rich cytoplasm of the oocyte, उसके अंदर भरपूर मात्रा में न्यूट्रिएंट होता है साइटोप्लाज्म में। और जो पोलर बॉडी बनी थी वो बाद में डीजेनरेट हो जाएगी, ठीक है। द टर्शरी फॉलिकल चेंजेस इनटू द मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। तो जो अब टर्शरी फॉलिकल है वो ग्राफियन फॉलिकल में चेंज हो जाएगा। और याद रखिए जो ग्राफिकन फॉलिकल है वो पार्टिसिपेट करेगा ओवल्यूशन में, ठीक है। द सेकेंडरी oocyte फॉर्म्स अ न्यू मेम्ब्रेन। सेकेंडरी oocyte में एक नई मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होगा जिस मेम्ब्रेन को बोलते हैं जोना पेलुसिडा, ठीक है। ग्राफियन फॉलिकल नाउ रप्चर, ग्राफियन फॉलिकल में अब रप्चर होगा और सेकेंडरी oocyte, ठीक है, जो ओवम है वो ओवरी से बाहर निकलेगा और इस प्रोसेस को बोलते हैं ओवल्यूशन। तो ओवल्यूशन किसे कहते हैं? ग्राफियन फॉलिकल से जब ओवम बाहर निकलता है, जब सेकेंडरी oocyte बाहर निकलता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ओवल्यूशन। ओके, तो इस डायग्राम को देखिए, ये है ओवरी का स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके पेरिफेरल पार्ट में फॉलिकल्स प्रेजेंट है। सबसे पहले प्राइमरी फॉलिकल चेंज हुआ सेकेंडरी में, फिर सेकेंडरी चेंज हुआ टर्शरी फॉलिकल में जिसमें एक फ्लूइड फिल कैविटी है जिसको बोला गया है एंट्रम। फिर टर्शरी फॉलिकल में अब तक तो क्या प्रेजेंट था? प्राइमरी oocyte। टर्शरी फॉलिकल में प्राइमरी oocyte प्रेजेंट होता है जो अपने आप को साइज़ में बढ़ाता है, शेप में बढ़ाता है, ठीक है। और फिर वो अपनी फर्स्ट meiotic डिवीज़न को कंप्लीट करता है और फिर फॉर्म होता है सेकेंडरी oocyte का। फिर ग्राफियन फॉलिकल को देखिए, ये वाला जो फॉलिकल है वो ओवल्यूशन में भाग लेगा आगे जाकर और ओवम को रिलीज़ करेगा ओवरी से। फिर इसके बाद जो बचा हुआ स्ट्रक्चर है उसको बोला गया है कॉर्पस ल्यूटियम, जो कि एक गुड सोर्स है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का, ठीक है। पर जो डेवलपिंग फॉलिकल्स हैं वो गुड सोर्स होते हैं ईस्ट्रोजन के। अब इस डायग्राम की मदद से समझते हैं। ये रही oogonia जो कि बर्थ से पहले बनती हैं, ठीक है। बर्थ के बाद कोई भी oogonia आगे जाकर फॉर्म नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ तक का जो पार्ट है वो है बर्थ से पहले। तो oogonia से प्राइमरी oocyte बना, ठीक है। फिर बर्थ के बाद इसने अपनी फर्स्ट meiotic डिवीज़न को कंप्लीट करा जिससे प्यूबर्टी में बना फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकेंडरी oocyte। फर्स्ट पोलर बॉडी आगे जाकर डीजेनरेट हो जाएगी और फिर सेकेंडरी oocyte से ओवम का फॉर्मेशन हो जाएगा अडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ में, ठीक है। अब बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल हमें प्राइमेट्स में देखने मिलती हैं, ठीक है, जैसे कि मंकीज़, एपीज़ या फिर ह्यूमन बींग्स। अगर हम नॉन प्राइमेट्स की बात करें तो उनमें हमें ईस्ट्रस साइकिल देखने मिलती है, जैसे कि काउस में ईस्ट्रस साइकिल होती है, इसलिए वो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं, ठीक है। द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल प्राइमेट्स इज कॉल्ड एज मेंस्ट्रुअल साइकिल, और इस साइकिल को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। बेसिकली इसको साइकिल इसलिए कहा गया है क्योंकि ये एवरेज इंटरवल में रिपीट होती है
और इसका जो एवरेज इंटरवल होता है वो 28 से लेकर 29 दिन का होता है। मेंस्ट्रुएशन जब पहली बार बिगिन होती है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं मेनार्क, और जब मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाती है अराउंड 45 ईयर्स की एज में मेंस्ट्रुएशन जो है वो स्टॉप हो जाती है तो उसको बोलते हैं मेनोपॉज। ठीक है। एंड द साइकिल ऑफ इवेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टिल नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो सपोज पहली मेंस्ट्रुएशन से अगली मेंस्ट्रुएशन आने तक का जो वो टाइम पीरियड होता है उसमें जो भी चेंजेस होते हैं, जो भी इवेंट्स उसमें घटते हैं तो उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। हर बार एक ओवम रिलीज होता है जिसको बोलते हैं ओवुलेशन मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में, मतलब मिडल ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। सपोज करो अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन का है तो जो ओवुलेशन का टाइम होगा तो वो होगा अराउंड 14th डे पर। ठीक है। तो बेसिकली ये जो टेबल है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब बात आती है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक्चुअल में होता क्या है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में दो जगह हमें चेंजेस देखने मिलता है। एक चेंज होता है जो ओवरी में होता है, ठीक है, और दूसरा चेंज हमें यूट्रस में देखने मिलता है। मतलब जो ओवरी होती है वो ओवुलेशन की तैयारी करती है, ऑन द अदर हैंड जो यूट्रस होता है वो इम्प्लांटेशन की तैयारी करती है। एंडोमेट्रियम जो होती है वो अपने आप को थिक करती है साइज़ में ताकि वो इम्प्लांटेशन कर सके अगर एग फर्टिलाइज हो गया हो तो। लेकिन अगर एग को स्पर्म नहीं मिला और उसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो एंडोमेट्रियम झड़ जाती है, क्योंकि अब उसका कुछ काम नहीं रहा इसलिए वो झड़ जाती है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल में हार्मोन का बहुत बड़ा रोल है कि जब डेवलप हो रहे होते हैं फॉलिकल्स, मतलब जब एंडोमेट्रियम बन रही होती है तो उसको बनाने में जो रोल प्ले करता है वो ईस्ट्रोजन का है। ठीक है। पर उसको मेंटेन रखने के लिए, एंडोमेट्रियम को मेंटेन रखने के लिए सबसे बड़ा हार्मोन जो होता है, जो रोल प्ले करता है, उसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है। तो मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल में हार्मोन का बहुत बड़ा रोल है। तो पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल में हार्मोन का फ्लक्चुएशन चलता रहता है जिसकी वजह से जो फीमेल है उसके बिहेवियर में भी चेंजेस आते रहते हैं। इसमें हम 3 फेज़ के बारे में पढ़ेंगे। मेंस्ट्रुएशन फेज़ जिसमें ब्लीडिंग होती है, फॉलिकुलर फेज़ जिसमें फॉलिकुलर फॉर्म होते हैं, फिर ओवुलेटरी फेज़ जिसमें ओवुलेशन होता है, फिर ल्यूटियल फेज़। ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल फेज़ जो होता है वो 4 से लेकर 5 दिन तक चलता है। ठीक है। और जो ओवरी में जो फॉलिकल्स फॉर्म हो रहे हैं उसका डेवलपमेंट चलता रहता है। यूट्रस की बात करें तो यूट्रस में हमें बताया कि जो एंडोमेट्रियम वाली लेयर है वो अपने आप को ब्रेक कर रही होती है उस टाइम, जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही होती है। बेसिकली जो ब्लीडिंग होती है उसमें क्या क्या होता है, तो उसमें होता है ब्लड, म्यूकस और जो अनफर्टिलाइज्ड एग है मतलब ओवम, ठीक है, उसमें वो होता है। हार्मोन की बात करें तो डिक्रीज इन प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन। मतलब मैंने आपको बताया था कि अगर प्रोजेस्टेरॉन में डिक्रीज नहीं होगा तो एंडोमेट्रियम भी ब्रेक नहीं होगी। मतलब अगर एंडोमेट्रियम ब्रेक हो रही है तो इसका मतलब इन हार्मोन्स का जो लेवल है वो डाउन है। मेंस्ट्रुअल फेज़ के बाद आती है फॉलिकुलर फेज़। ये 6ठे दिन से 13वें दिन तक होती है और इसमें जो ग्राफियन फॉलिकल है वो बन जाता है। ठीक है। इसके अलावा बात करें तो एंडोमेट्रियम जो कि झड़ रही थी लगातार वो अपने आप को अब रीजनरेट करती है थ्रू प्रोलिफरेशन, इसलिए इसको प्रोलिफरेटिव फेज़ भी बोला जाता है। ठीक है। और ओवरी में जो हार्मोन्स का लेवल है वो इंक्रीज़ होने लगता है और वो हार्मोन्स होते हैं एफएसएच और ईस्ट्रोजन। जो डेवलपिंग फॉलिकल्स होते हैं दे आर गुड सोर्स ऑफ ईस्ट्रोजन, इसलिए इन हार्मोन्स का जो लेवल है वो बढ़ने लगता है। इसके बाद आती है ओवुलेटरी फेज़। ये 14 डे पर होती है। ठीक है। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई साइकिल 28 दिन की है तो उसमें जो ओवुलेशन होगा वो 14th डे पे होगा, मतलब उसके ठीक मिडिल डे में होगा। अब जो ग्राफियन फॉलिकल है वो अपने आप को रप्चर करेगी और ओवम को रिलीज़ करेगी। ठीक है। एंडोमेट्रियम जो होगी वो अपने आप को इंक्रीज़ करेगी थिकनेस में और एलएच का पीक होगा इस समय।
अब नेक्स्ट है ल्यूटियल फेज़। तो ये 15 से 28 दिन तक चलता है। इसमें जो ग्राफियन फॉलिकल है, जब उसने ओवुलेशन किया तो जो उसका बचा हुआ पार्ट है वो डेवलप होता है कॉर्पस ल्यूटियम में। और कॉर्पस ल्यूटियम है तो कॉर्पस ल्यूटियम इज़ अ गुड सोर्स ऑफ प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। तो इस लेवल पर प्रोजेस्टेरॉन का जो लेवल है वो हाई हो जाएगा। एंडोमेट्रियम में क्या चेंज आएगा? तो एंडोमेट्रियम इज़ प्रिपेयर्ड फॉर इम्प्लांटेशन। एंडोमेट्रियम अपने आप को पूरी तरह से प्रिपेयर कर चुकी है इम्प्लांटेशन के लिए। अगर इम्प्लांटेशन हो गया, अगर एग का फर्टिलाइजेशन जो है वो स्पर्म से हो गया और फर्टिलाइजेशन होने के बाद इम्प्लांटेशन हो गया, तो मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा। पर अगर ये इम्प्लांटेशन नहीं हुआ तो मेंस्ट्रुएशन फिर से होगा, ठीक है। और जो अनफर्टिलाइज एग है वो एक्सपेल आउट कर दिया जाएगा और फिर से वही साइकिल बिगिन हो जाएगी मेंस्ट्रुअल फेज से, ठीक है। हार्मोनल चेंज देख लेते हैं। LH एंड FSH डिक्रीज। LH और FSH का जो लेवल है वो डिक्रीज हो जाएगा। कॉर्पस ल्यूटियम प्रोड्यूसेस प्रोजेस्टेरॉन एंड इट्स लेवल इंक्रीज फॉलोड बाय अ डिक्लाइन इफ मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग अकर्स। ये एकदम से इंक्रीज होगा, ठीक है। जो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल है वो एकदम से इंक्रीज होगा, पर एक सडन डिक्लाइन होगा उस लेवल में, फिर मेंस्ट्रुएशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। अब ये जो डायग्राम दे रखा है NCERT में, वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम में से ये एक है, ठीक है। इसमें पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल छुपा रखी है। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो इवेंट्स चल रहे हैं ये यूट्रस में चल रहे हैं, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन फेज़ की बात करें तो इसमें मेंसेस हो रहे हैं, ठीक है, ब्लीडिंग चल रही है इस फेज़ में। और अगर हम यहाँ देखें, ओवरिन हार्मोन का जो लेवल है वो इस टाइम डाउन है, ठीक है, बिल्कुल एकदम ग्राउंड पर है इसका लेवल, पर ये धीरे धीरे इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। इसका जो लेवल है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा है फॉलिकुलर फेज़ में। और इसमें देखिए ये जो फॉलिकल्स हैं वो अपने आप को ग्रो कर रहे हैं। इसी वजह से जो ईस्ट्रोजन का लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि जो डेवलपिंग फॉलिकल होते हैं दे आर सोर्स ऑफ ईस्ट्रोजन। एक हार्मोन होता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। तो एज द नेम सजेस्ट फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मतलब ये जो फॉलिकल्स हैं ये इनकी डेवलपमेंट को स्टिमुलेट कर रही है। और अगर इन फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो रहा है तो एक हार्मोन है जिसका लेवल अपने आप बढ़ेगा, वो होता है ईस्ट्रोजन, मैं आपको बता चुकी हूँ। फिर ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है मतलब LH, इसकी ना एक पीक आता है, ये देख रहे हैं आप, ये पीक है, ये अराउंड 13 से 14 डे पर LH पीक होता है, जिसकी वजह से जो ग्राफियन फॉलिकल है, जो मैच्योर फॉलिकल है, वो ओवुलेशन में भाग लेता है, जिसकी वजह से जो ओवम है वो बाहर निकल जाता है और जो बचा हुआ जो स्ट्रक्चर है वो कॉर्पस ल्यूटियम में चेंज हो जाता है, ठीक है। अब ये जो बचा हुआ है वो कॉर्पस ल्यूटियम में चेंज हो गया। और यहाँ पर देखिए प्रोजेस्टेरॉन का जो लेवल है वो सेम है यहाँ से लेकर यहाँ तक, पर जैसे कॉर्पस ल्यूटियम बना तो इसका जो लेवल है वो एकदम बढ़ गया, ठीक है, ओके। और ये जो ईस्ट्रोजन का लेवल है जो बढ़ रहा था ओवुलेशन के बाद वो सडन डिक्रीज हो गया, ठीक है। अब जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो धीरे धीरे डीजनरेट होने लगेगा, जिसकी वजह से जो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो बढ़ा है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और जो एंडोमेट्रियम वाली लेयर है उसको मेंटेन करने का जो काम है वो प्रोजेस्टेरॉन का है। अब प्रोजेस्टेरॉन का ही लेवल अगर कम हो जाएगा तो एंडोमेट्रियम वाली जो लेयर है वो फिर से झड़ना शुरू हो जाएगी, मतलब फिर से मेंसेस स्टार्ट हो जाएगी और फिर से यही साइकिल रिपीट होती रहेगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। द कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट large amount of progesterone which is essential for maintenance of endometrium. कॉर्पस ल्यूटियम मैंने आपको बताया था कि इट इज़ अ सोर्स ऑफ प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, और ये
बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हार्मोन है एंडोमेट्रियम लेयर को मेंटेन रखने के लिए. सच एन एंडोमेट्रियम इज़ नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम एंड अदर इवेंट्स ऑफ प्रेगनेंसी. ऐसी जो एंडोमेट्रियम होती है वो नेसेसरी होती है इम्प्लांटेशन के लिए. बेसिकली ये इम्प्लांटेशन के लिए ही अपने आप को तैयार करती है. पर अगर इम्प्लांटेशन नहीं होता, अगर प्रेगनेंसी नहीं होती, तो मेंस्ट्रुएशन जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो लगातार ऐसी हर मंथ चलती रहेगी. पर अगर प्रेगनेंसी हो गई, ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल फिर नहीं होगी. मतलब 9 मंथ्स के बाद फिर वो कंटिन्यू होगी. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट्स ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप. देयर इज़ नो मेंस्ट्रुएशन, मतलब इस दौरान कोई मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा. इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन द कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट्स. अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ बाय एनी चांस, तो कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है वो धीरे धीरे डीजेनरेट कर लेता है अपने आप को. दिस कॉजेज डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम लीडिंग टू मेंस्ट्रुएशन, जिसकी वजह से मेंस्ट्रुएशन होती है. एंडोमेट्रियम को मेंटेन रखने के लिए प्रोजेस्टेरॉन का लेवल तो अप डाउन हो गया, तो इसके वजह से जो ब्लीडिंग है वो स्टार्ट हो जाती है. ओके, मार्किंग अ न्यू साइकिल, मतलब एक नई साइकिल की फिर से एक बार फिर शुरुआत हो जाएगी. इन ह्यूमन बींग्स द मेंस्ट्रुअल साइकिल सीजेस अराउंड 50 ईयर्स ऑफ एज. तो ह्यूमन बींग्स की अगर बात करें तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो अराउंड 50 ईयर्स तक चलती है, फिर उसके बाद मेनोपॉज हो जाती है. द साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इज़ एन इंडिकेटर ऑफ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज एंड एक्सटेंड्स बिटवीन मेनार्क एंड मेनोपॉज. मतलब जब पहली बार आपको जब पहली बार मेंसेस होते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं मेनार्क. और मेनार्क से लेकर मेनोपॉज तक हर मंथ, अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तो हर मंथ आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने मिलती है. तो यहाँ पर हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है ख़त्म. ओके, थोड़ी लेंदी है ये मेंस्ट्रुअल साइकिल, थोड़ी टफ है, तो ध्यान से सुनिए. और अगर समझ नहीं आया हो तो वीडियो को दोबारा देखिए और समझने की कोशिश कीजिएगा. अब बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की. तो मेल गैमीट बना, फिर उसके बाद इंसेमिनेशन हुआ. सीमेन को इंसेमिनेट किया गया फीमेल के वजाइनल ट्रैक्ट में, ठीक है. अब स्पर्म जो है वो सीमेन नहीं है, बल्कि जो स्पर्म है वो सीमेन का पार्ट है, ठीक है. ये देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है वो ओवम का है. ओवम के आसपास हमें 2 लेयर्स देखने मिलती हैं, एक कोरोना रेडिएटा और दूसरी जोना पेलुसिडा. मैंने आपको बताया था कि स्पर्म के आगे, स्पर्म के हेड पर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं एक्रोसोम, ठीक है. और एक्रोसोम में कुछ ऐसे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो ओवम की जो वॉल्स हैं इसको डिज़ोल्व कर लेते हैं, इसको डाइजेस्ट कर लेते हैं. तब ये स्पर्म जाकर इसकी अंदर तक, ओवम तक पहुंच पाएगा, ठीक है. अब जैसे ये स्पर्म सपोज करो ये ओवम तक पहुंच गया इसके लेयर को डिज़ोल्व करके, तो एक ऐसी जो ओवम की जो लेयर्स हैं, ये जोना पेलुसिडा और कोरोना रेडिएटा, ये कुछ ऐसे फंक्शन परफॉर्म करेंगी कि ये बाकी स्पर्म की एंट्री को ब्लॉक कर देंगी. मतलब एक स्पर्म के आने के बाद अब इसमें कोई और स्पर्म नहीं एंटर कर सकता, ठीक है. पढ़ना शुरू करते हैं. ड्यूरिंग कॉपुलेशन semen is released by penis into vagina. The motile sperm swims rapidly, pass through the cervix, enter the uterus and finally reach the ampullary region. अब देखो, एक टर्म होती है कैपेसिटेशन. जो कैपेसिटेशन टर्म है वो एग्ज़ाम में आ चुकी है, ठीक है, नीट में आ चुकी है. तो इसका मतलब है जब स्पर्म को इंसेमिनेट किया गया ना यूट्रस के अंदर, तब उसके अंदर एक पावर आ गई, उसके अंदर एक मोबिलिटी आ गई. वो मोबिलिटी उसको यूट्रस के अंदर आने के बाद मिली. तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कैपेसिटेशन. तो रिमेंबर दिस टर्म. और वो इस मोबिलिटी के कारण यूट्रस की फेलोपियन ट्यूब तक जा पहुंचा. अगर हम दूसरी तरफ बात करें ओवम की, तो ओवम भी ओवल्यूशन के बाद फेलोपियन ट्यूब में आकर
एम्पुलरी रीजन में वो भी आ जाएगा साथ में, जहाँ पर एग्जैक्ट एम्पुलरी रीजन में फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन की कंडीशन दे रखी है कि फर्टिलाइजेशन कैसे होगा और मतलब इसकी कंडीशन क्या है होने की। तो फर्टिलाइजेशन तभी पॉसिबल है जब स्पर्म को और ओवम को साइमल्टेनियसली, मतलब साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ अगर वो आते हैं तभी फर्टिलाइजेशन हो पाएगा। दिस इज़ द रीज़न वाई नॉट ऑल कॉपुलेशन लीड टू फर्टिलाइजेशन। और यही रीज़न है कि हर कॉपुलेशन, मतलब गारंटी नहीं है कि फर्टिलाइजेशन हो ही जाए। फर्टिलाइजेशन इज़ अ बाई चांस इवेंट। प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ अ स्पर्म विद एन ओवम इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और इन दोनों के फ्यूजन को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन होने के दौरान जो स्पर्म है वो ज़ोना पेलुसिडा के कांटेक्ट में आता है और उस मेम्ब्रेन में कुछ चेंज करता है, जिससे जो एडिशनल स्पर्म की एंट्री है वो क्लोज हो जाती है। ठीक है, इस वजह से एक टाइम पर सिर्फ एक ही स्पर्म फर्टिलाइज हो पाएगा ओवम पे। ठीक है, the secretion of the acrosome help the sperm into the cytoplasm of the ovum through the zona pellucida and the plasma membrane। और जब फ्यूज़न हो जाता है पूरी तरीके से स्पर्म का ओवम के साइटोप्लाज्म के साथ, तो मैंने आपको बताया था जब हम स्पर्म का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे कि स्पर्म अपने साथ सेंट्रियोल लेकर जाता है जो कि ओवम के पास नहीं होता, और तभी वो ओवम आगे डिवीज़न में जा पाएगा, वरना ये पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज ओवम के पास सेंट्रियोल, खुद का सेंट्रियोल ही नहीं है। दिस इंड्यूसेस द कंप्लीशन ऑफ मियोटिक डिवीजन। अब जो ओवम है वो अपना मियोटिक डिवीजन को कंप्लीट करेगा और फिर सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा। द सेकेंड मियोटिक डिवीजन इज ऑल्सो अनइक्वल and results in the formation of second polar body and a haploid ovum। जो सेकेंड म्योटिक डिवीजन है वो भी एक अनइक्वल डिवीजन है, जैसे कि फर्स्ट म्योटिक डिवीजन में हुआ था कि एक पोलर बॉडी बनी थी और एक ओवम बना था, और जो पोलर बॉडी थी वो डीजनरेट हो गई थी अपने आप, उसका कोई ऐसा नेसेसरी रोल नहीं था। सेम इसमें भी एक सेकेंड पोलर बॉडी बनती है छोटी सी, और एक हैप्लॉइड ओवम का फॉर्मेशन होता है, और इसमें भी 23 क्रोमोसोम्स ही प्रेजेंट होते हैं। फिर उसके बाद, ठीक है, उसके बाद जो न्यूक्लियस है उसका फ्यूजन होगा। जो मेल न्यूक्लियस है उसका, मतलब जो स्पर्म का न्यूक्लियस है उसका फ्यूज़न फीमेल के जो ओवम है उसके न्यूक्लियस के साथ होगा, जिससे एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगा जिसको बोलते हैं जाइगोट। और जाइगोट में टोटल 43 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे। ओके, अब इस स्टेज पे बेबी का जो सेक्स है वो डिटरमाइन हो जाएगा। हमें पता है कि जो ह्यूमन फीमेल होती है उसके जो क्रोमोसोम पैटर्न होता है वो XX होता है, और मेल पे जो क्रोमोसोम पैटर्न होता है वो XY होता है। और अगर हम हैप्लॉइड गैमीट की बात करें तो फीमेल में तो X ही क्रोमोसोम है, तो फीमेल में X ही होगा, और मेल में या तो X होगा या फिर Y, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। हैंस 50% ऑफ स्पर्म्स कैरी X क्रोमोसोम, मतलब जो 50% स्पर्म है वो X क्रोमोसोम को कैरी करता है, वाइल ऑन द अदर हैंड जो बाकी के 50% स्पर्म है वो Y क्रोमोसोम को कैरी करते हैं। फ्यूजन होने के बाद सपोज करो मेल का जो X क्रोमोसोम है वो फीमेल के X क्रोमोसोम के साथ अगर फ्यूज़ कर रहा है तो एक फ़ीमेल का फॉर्मेशन होगा, और अगर उसका Y क्रोमोसोम फ्यूज़ कर रहा है फीमेल के X क्रोमोसोम के साथ तो एक मेल का फॉर्मेशन होगा। इसी वजह से साइंटिफिकली इट इज़ करेक्ट टू से दैट द सेक्स ऑफ द बेबी इज़ डिटरमाइंड बाय द फादर नॉट बाय द मदर। ओके, अब जाइगोट तो फॉर्म हो गया, उसके बाद जाइगोट में माइटोटिक डिवीज़न होगा। अब माइटोटिक डिवीज़न की वजह से जो जाइगोट है उसमें डिवीज़न होगा, ठीक है, पर एक स्पेशल टाइप का डिवीज़न होगा, उसको बोलते हैं क्लीवेज, कि सेल में डिवीज़न हो रहा है पर सेल का साइज़ नहीं बढ़ रहा। डायग्राम में देखिए,
ये जाइगोट है, जाइगोट में डिवीजन हुआ, पहले वो 2 में डिवाइड हुआ, फिर वो 4 में डिवाइड हुआ, फिर वो 8 में डिवाइड हुआ यहाँ पर इसके साइज़ में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मतलब सेल बढ़ तो रहा है पर साइज़ में नहीं, नंबर में बढ़ रहा है। ठीक है। द माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट्स एंड जाइगोट मूव्स थ्रू isthmus ऑफ द ओविडक्ट कॉल्ड क्लीवेज। मतलब जब माइटोटिक डिवीजन हो रहा है तब जो जाइगोट है वो मूव कर रहा है, वो एक जगह नहीं है बल्कि वो मूव करते 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 यूट्रस की तरफ जा रहा है। और ऐसे करते करते वो 2 से 4, 4 से 8, फिर 8 से 16 तक इस सेल्स की स्टेज पर पहुंच गया और इस स्टेज को बोलते हैं ब्लास्टोमेयर। ओके। जब जो जाइगोट है वो 8 से 16 की स्टेज पे पहुंच गया तो उस स्टेज को बोला गया है मोर्यूला। द मोर्यूला कंटिन्यूज टू डिवाइड एंड ट्रांसफॉर्म इनटू ब्लास्टोसिस्ट। मोर्यूला में और ज़्यादा डिवीजन हुआ और वो ट्रांसफॉर्म हुआ ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में एज इट मूव फर्दर टू यूट्रस। और ये यूट्रस की तरफ बढ़ता जा रहा है, रुका हुआ नहीं है, बढ़ रहा है। The blastomere in the blastocyst arrange into an outer layer called trophoblast। अब जो ब्लास्टोमेयर में जो वो अपने आप को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेगा, एक आउटर लेयर में जिसको ट्रोफोब्लास्ट बोलेंगे और एक इनर सेल मास में। ठीक है। द ट्रोफोब्लास्ट लेयर देन गेट्स अटैच टू एंडोमेट्रियम। फिर जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर है वो अपने आप को एंडोमेट्रियम की जो वॉल है उसमें धस लेगी अपने आप को। एंड इनर सेल मास गेट्स डिफ्रेंशिएटेड एज एन एम्ब्रियो। और जो इनर सेल मास है जो मतलब उसके अंदर है वो डिफ्रेंशिएट होगा और एम्ब्रियो में चेंज हो जाएगा। अटैचमेंट होने के बाद जो यूटेराइन सेल्स हैं वो अपने आप को रैपिडली डिवाइड करेंगे और अच्छी तरह से ब्लास्टोसिस्ट को कवर कर लेंगे ताकि वो अपनी जगह से अब हिले ना, अच्छी तरह से वो एम्बेडेड हो जाए उसमें। और इसी वजह से जो ब्लास्टोसिस्ट है वो अच्छी तरह से उसमें धंस चुका है और इसी प्रोसेस को बोला गया है इम्प्लांटेशन। ठीक है। अब देखो इस डायग्राम में ये है ओवम, ओवम से फिर बना एम्ब्रियो। जब स्पर्म का फ्यूजन हुआ ओवम के साथ फिर बना एम्ब्रियो। एम्ब्रियो में फिर डिवीजन होना स्टार्ट हुआ, एक सेल से 2 सेल बनी, फिर 2 से 4 बनी, फिर 4 से 8 बनी। ठीक है। 8 से 16 जो सेल की स्टेज है उसको बोलते हैं मोर्यूला। फिर मोर्यूला से ब्लास्टोसिस्ट स्टेज बनी और ब्लास्टोसिस्ट स्टेज वो स्टेज होती है जो एंडोमेट्रियम में धंसती है, जो इम्प्लांटेशन में भाग लेती है। तो ब्लास्टोसिस्ट का स्ट्रक्चर देखो, इसमें जो आउटर लेयर है इसको बोला गया है ट्रोफोब्लास्ट और जो इनर सेल मास है जो साइड में है, ठीक है, इसको बोलते हैं इनर सेल मास। ओके। और ये यहाँ पर आते आते ये इस जगह यूट्रस की वॉल से धंस गया है। इम्प्लांटेशन होने के बाद प्रेगनेंसी की स्टार्टिंग हो जाती है। फिर जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर है उससे कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकलती हैं जिसको बोला गया है क्रोनिक विलाई, जो कि सराउंड होती हैं यूट्राइन टिश्यू से और जो मदर का ब्लड है उससे। द क्रोनिक विलाई एंड यूट्राइन टिश्यू बिकम इंटरडिजिटेड विद ईच अदर। जो क्रोनिक विलाई होती है और जो यूट्राइन टिश्यू होते हैं वो आपस में ऐसे इंटरडिजिटेड हो जाते हैं, मतलब एक तरह से इंटरलॉक्ड हो जाते हैं। एंड जॉइंटली फॉर्म अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड मैटरनल बॉडी। और एक फंक्शनल यूनिट को फॉर्म करते हैं एम्ब्रियो और मदर की बॉडी के बीच, जिसको बोलते हैं प्लेसेंटा। ओके। प्लेसेंटा जो है वो एम्ब्रियो से जो वेस्ट मटेरियल है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड है वो लेती है और बदले में उसको अपनी बॉडी से, मतलब मदर की बॉडी से ऑक्सीजन और कुछ न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है ताकि जो ग्रोथ है बेबी की वो अच्छी तरह से हो पाए। द प्लेसेंटा इज़ कनेक्टेड टू एम्ब्रियो थ्रू एन अम्बिलिकल कॉर्ड। जो प्लेसेंटा होती है वो एम्ब्रियो से कनेक्ट करती है अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा, जो कि हेल्प करती है ट्रांसपोर्ट करने में सब्सटेंस के बेबी से मदर की बॉडी में। और यही नहीं,
प्लेसेंटा ट्रांसपोर्ट में तो हेल्प करती है, और इसके अलावा प्लेसेंटा एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह, एंडोक्राइन टिश्यू की तरह भी एक्ट करती है और कुछ हार्मोन्स को भी रिलीज़ करती है, जैसे कि HCG, HPL, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एग्जेट्रा। और प्रेगनेंसी के टाइम इन हार्मोन्स का जो लेवल है वो अप हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है। और ये हार्मोन जैसे HCG और HPL ये प्रेग्नेंट वुमेन में ही देखने मिलेगा। इन द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी ए हार्मोन कॉल्ड रिलैक्सिन, कुछ टाइम होने के बाद एक हार्मोन होता है जिसको बोलते हैं रिलैक्सिन, वो भी सिक्रीट होता है ओवरी के द्वारा। ये वाला हार्मोन जो रिलैक्सिन है वो ओवरी रिलीज़ करती है। आगे दे रखा है कि HCG, HPL और रिलैक्सिन आर प्रोड्यूस्ड इन वुमेन ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये हार्मोन जो है वो सिर्फ प्रेगनेंसी के ही दौरान रिलीज़ होते हैं। इन एडिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द लेवल ऑफ अदर हार्मोन्स लाइक, मतलब जो अदर हार्मोन्स हैं जैसे कि ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन, ये भी बढ़ जाते हैं। ओके और ये इनका जो इंक्रीज लेवल है वो हेल्प करता है फीटल ग्रोथ में और मेटाबॉलिक चेंजेस इन द मदर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए भी ये हार्मोन बहुत यूज़फुल होते हैं। अब इस स्ट्रक्चर को देखिए, यहाँ हमको दिख रही है एम्बिलिकल कॉर्ड जो कि अटैच है एम्ब्रियो से और कनेक्ट कर रही है मैटरनल बॉडी को एम्ब्रियो से। फिर हम यहाँ देख रहे हैं प्लेसेंटा विलाई, ठीक है। फिर एम्ब्रियो हम देख रहे हैं, ये रहा एम्ब्रियो। और नीचे के साइड देखिए, ये है एक प्लग ऑफ म्यूकस इन सर्विक्स। ये म्यूकस का एक प्लग होता है ताकि जो बेबी है वो एक्सपेल आउट ना हो जाए। अब जो एम्ब्रियो है उसमें डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट हो जाता है और वो 3 लेयर्स में डिवाइड होता है। बाहर वाली लेयर को बोलते हैं एक्टोडर्म, अंदर वाली लेयर को बोलते हैं एंडोडर्म और बीच वाली लेयर को बोलते हैं मेसोडर्म। और इन्हीं लेयर से ही आगे जाकर ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होगा अलग अलग, ठीक है। These 3 layers give rise to all tissues in adults, ठीक है। It needs to be mentioned here that the inner cell mass contains certain cells called stem cells which have potency to give rise to all tissue and organs। मतलब जो स्टेम सेल्स होते हैं इनर सेल मास के अंदर, उनके अंदर इतनी पोटेंसी होती है कि वो एक टिश्यू को और एक ऑर्गन को फॉर्म कर सकें। द ह्यूमन प्रेगनेंसी लास्ट 9 मंथ्स। जो गेस्टेशन पीरियड होता है वो 9 महीने तक चलता है ह्यूमन बींग्स में। इन ह्यूमन बींग्स आफ्टर 1 month ऑफ प्रेगनेंसी द एम्ब्रियो हार्ट इज़ फॉर्म। 1 महीने के बाद जो एम्ब्रियो का हार्ट है वो फॉर्म हो जाता है और आप स्टेथोस्कोप से उसकी धड़कन भी सुन सकते हैं। बाय द एंड ऑफ 2nd month ऑफ प्रेगनेंसी, दूसरे महीने तक आपके फीटस के जो लिम्स हैं वो और डिजिट्स हैं वो देखने को मिलते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर होने के बाद जो फीटस के मेजर ऑर्गन्स हैं, मेजर ऑर्गन सिस्टम्स हैं वो फॉर्म हो जाते हैं, जैसे कि लिम्स, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स वेल डेवलप्ड हो जाते हैं बाय द एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर। जो फीटस का पहला मूवमेंट है वो 5वें महीने में देखने मिलता है और 5वें महीने में इसके अलावा कुछ हेयर का फॉर्मेशन हो जाता है हेड पर। बाय द एंड ऑफ अबाउट 24 वीक्स, मतलब बाय द एंड ऑफ 2nd ट्राइमेस्टर, मतलब 6 महीने होने के बाद जो फीटस की बॉडी है वो कुछ फाइन हेयर से कवर हो जाती है, आईलिड सेपरेट हो जाते हैं, आई लैशेस फॉर्म हो जाती हैं और बाय द एंड ऑफ 9 months ऑफ प्रेगनेंसी द फीटस इज़ फुल्ली डेवलप्ड एंड रेडी फॉर डिलीवरी। मतलब 9 months के बाद जो फीटस है वो फुल्ली डेवलप्ड हो चुका है और डिलीवरी होने के लिए अब रेडी है। अब चलते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की तरफ जो है पार्चुरेशन, मतलब डिलीवरी ऑफ बेबी। मतलब अब 9 months तो कंप्लीट हो चुके हैं, अब टाइम आता है पार्चुरेशन का। तो विगरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी कॉजेज द एक्सपल्शन ऑफ द फीटस। मतलब जो यूट्रस की जो मसल्स हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन, विगरस कॉन्ट्रैक्शन देखने के लिए मिलता है
और ये एक कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है। द सिग्नल्स फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेट from the fully developed fetus and placenta which induce mild uterine contraction called fetal ejection reflex। मतलब जो पहला सिग्नल पार्चुरेशन का आता है वो आता है फुल्ली डेवलप्ड फीटस से और प्लेसेंटा से, जो कि एक हल्के फुल्के एक माइल्ड यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन को जन्म देता है, जिसको बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। ठीक है, दिस ट्रिगर रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी। फॉर एग्जाम्पल कि देखिए एक हल्का सा कॉन्ट्रैक्शन हुआ यूट्रस में, जिसकी वजह से जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसने एक हार्मोन को रिलीज़ किया जिसको कहते हैं ऑक्सीटोसिन। अब ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, वो एक्ट करेगा फिर से यूट्राइन मसल्स की तरफ जिसकी वजह से जो माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन हो रहे थे वो चेंज हो जाएंगे स्ट्रॉन्गर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में। मतलब जो धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था कुछ टाइम पहले वो और तेज़ होने लगेगा। ठीक है, विच इन टर्न स्टिमुलेट फर्दर सिक्रीशन ऑफ ऑक्सीटोसिन। और जब कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेंगे वो बदले में और स्टिमुलेट कराएंगे ताकि और ज़्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज़ हो। ठीक है, द स्टिमुलेटरी reflex between the uterine contraction and oxytocin secrete continuous result in stronger and stronger contraction। मतलब ये जो स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स है, ये जो एक दूसरे को स्टिमुलेट कर रहे हैं काम करने के लिए, ये बढ़ता रहेगा एंड रिज़ल्ट में जो है वो और स्ट्रॉन्गर और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन यूट्रस में देखने मिलेंगे। दिस लीड्स टू एक्सपल्जन ऑफ द बेबी आउट ऑफ द यूट्रस थ्रू द बर्थ कैनाल। और इसकी वजह से जो एक्सपल्जन है बेबी का यूट्रस से वो होता रहेगा। ठीक है, थ्रू बर्थ कैनाल, और इसको बोलते हैं पार्चुरेशन। सून एंड आफ्टर द इन्फेंट इज़ डिलीवर्ड, जब इन्फेंट की डिलीवरी हो जाएगी तब उसके बाद जो प्लेसेंटा है उसको भी यूट्रस के बाहर निकाल लिया जाएगा। इसके साथ साथ जो मेमरी ग्लैंड है ना वो भी अपने आप को डिफ्रेंशिएट करना स्टार्ट कर देगी और फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देगी मिल्क का, और इस प्रोसेस को बोलते हैं लैक्टेशन। मतलब मदर अब लैक्टेशन में भी पार्टिसिपेट करने लगी है। दिस हेल्प्स द मदर टू इन फीडिंग द न्यू बॉर्न। द मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन आर कॉल्ड कोलेस्ट्रॉम। मतलब जो मिल्क शुरुआत के दिनों में निकलता है लैक्टेशन के, उसको बोलते हैं कोलेस्ट्रॉम, विच कंटेन सेवरल एंटीबॉडीज़, जिसके अंदर बहुत सारी इम्पॉर्टेंट एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती है जो कि एक न्यू बॉर्न के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल होती है, वो उसको रेजिस्टेंट प्रोवाइड करती है। ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज़ रिकमेंडेड बाय डॉक्टर्स फॉर ब्रिंगिंग अप अ हेल्दी बेबी। मतलब जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो डॉक्टर्स के द्वारा रिकमेंड की जाती है ताकि जो बेबी है वो हेल्दी रहे। तो चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच देखने के लिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए बाय बाय।